इंग्लिश पैडागोजी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जिसमें हम मेन जो इम्पॉर्टेंट 7 टॉपिक हैं। वैसे तो बहुत सारे जो इसमें मेथड्स हैं, लेकिन हम 7 मेथड्स को करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। हम इसमें टारगेट कर रहे हैं सीटेट 2026 के एग्ज़ाम को। तो चलिए फिर देखते हैं हम कौन कौन से पढ़ेंगे। पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा फिर उसकी लिमिटेशन भी देखेंगे। दूसरा आ जाता है हमारा डायरेक्ट मेथड, तीसरा है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, चौथा हो जाता है बाइलिंगुअल मेथड, पांचवा है ऑडियो लिंगुअल मेथड, फिर है स्ट्रक्चरल अप्रोच, फिर है सिचुएशनल अप्रोच, और बाद में जो लास्ट है नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग आ जाती है। फिर इसमें क्वेश्चन एंड 5 हाइपोथेसिस है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक जो हम आज कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आज हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या होता है, कि मतलब इंग्लिश पढ़ाने के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो इसके मेथड्स तो वैसे बहुत सारे हैं, पर हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM इसको कहते हैं। इसको अगर हम बोलें तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड बोला जाता है इसे, और सबसे ट्रेडिशनल, सबसे पुराना मेथड है। ये सबसे पुराना मेथड है, क्लासिकल मेथड भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ध्यान किस पे दिया जाता है कि मदर टंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मदर टंग को मतलब यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, टारगेट जो लैंग्वेज है उसका मतलब उसको सीखते हैं। क्या करते हैं, मदर टंग का यूज़ करके टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं। इसमें क्या फोकस किया जाता है, ग्रामर रूल्स पे, ट्रांसलेशन पे, रीडिंग और राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। थोड़ा सा फोकस स्पीकिंग और लिसनिंग पे भी किया जाता है। यहीं पे इसके फीचर की बात करें तो ये कौन सा मेथड है, डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, पहले रूल को समझा जाएगा, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे जाएंगे। इसमें ट्रांसलेट होता है मदर टंग, पहले तो मदर टंग में ट्रांसलेट होगा इंग्लिश, और अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश मदर टंग में ट्रांसलेट होगा, या मदर टंग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हम। इसमें वोकेबलरी लर्न करते हैं, और रीडिंग पे जो लिखा हुआ है उस पे ज़्यादा एम्फसाइज होता है। इसकी मेरिट, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो इसके फ़ायदे हैं कि हम क्लासरूम, जो बड़ी क्लासरूम है उसमें भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। ग्रामर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी हेल्प करता है। ये एग्जामिनेशन पर्पस से किया जाता है और टाइम सेवर भी होता है। लिमिटेशन क्या है, इसमें नेग्लेक्ट कर दिया गया है स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को। जो स्टूडेंट है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं इफ़ेक्टिवली। जैसे कि अगर हिंदी बोल रहे हैं तो वो हिंदी में ही बात करेंगे, अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हिंदी में, मतलब जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है उसी में वो बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लर्निंग इसमें क्या हो जाती है, मैकेनिकल टाइप की हो जाती है या बोरिंग हो जाती है, क्योंकि यही रूल पता है, ऐसे ही लिखना है, ऐसा भी पता है। इसीलिए इस पे जो क्या है, ट्रीट कैसे किया जाता है, सब्जेक्ट कम्युनिकेशन ज़्यादा वो नहीं होता, सब्जेक्टिव ये ट्रीट किया जाता है। दूसरा आ जाता है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष मेथड। ये क्या है, इसको हम नेचुरल मेथड भी बोल सकते हैं, या ये जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का अपोजिट बोला जाता है। इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का अपोजिट भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है कि यहाँ पे जो है मदर टंग को बिल्कुल ही नकार दिया गया है। इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या बोला गया है कि मदर टंग का यूज़ बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा, सिर्फ ओनली क्या करा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज को ही टारगेट किया जाएगा। ये होता है डायरेक्ट मेथड। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे इंडक्टिव का यूज़ करते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे और फिर उसके बाद रूल तक जाएंगे।
लेकिन इसमें नोन टू अननोन भी जाते हैं। पहले जो समझा हुआ जाना हुआ चीज़ है उसको लेके आएंगे और उसके बाद जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि प्रॉब्लम तो ये है कि टीचर प्रोफिशिएंट नहीं होती। टीचर इसके लिए प्रोफिशिएंट चाहिए जो बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाए। क्लास में बच्चों की संख्या कम होती है, होएगी तो ये ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। मटेरियल चाहिए इसके लिए। इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो स्पीकिंग और लिसनिंग पे ज़्यादा जोर देता है ये। वोकेबलरी को अच्छे से, जैसे ऑब्जेक्ट, पिक्चर, एक्शन, इन सब के थ्रू याद करवाया जाता है। इसमें इंडक्टिव मेथड का यूज होता है। एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, मतलब पहले एग्जाम्पल सिखा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रूल को बता देंगे। नॉन टू अननोन जाते हैं इसमें। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। मेरिट, फायदे क्या हो जाते हैं, तो फ्लुएंसी डेवलप होती है। मतलब जौन सा लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, जैसे इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बोलने में भी फ्लुएंसी होगी। प्रोनाउंसिएशन इंक्रीज होता है। नेचुरल लैंग्वेज जो है उस सिचुएशन वो क्रिएट होता है। जैसे कि हम जैसे मदर टंग को नेचुरली सीख रहे हैं, उसी प्रकार हम जो टारगेट लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, नेचुरली अडॉप्ट कर पाएंगे। इंग्लिश की थिंकिंग में इनकरेजमेंट होता है। इसमें लिमिटेशन क्या हो जाती है, कमियां क्या है कि बड़ी क्लासेस के लिए नहीं होता ये, और इसके लिए हाईली स्किल्ड टीचर चाहिए होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्सप्लेन करना। टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको बच्चे को सिखाने में। अगला हमारा आ जाता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट का ये न्यू मेथड है। दिया किसने था, तो डॉक्टर माइकल वेस्ट ने दिया था। ये डायरेक्ट मेथड के बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग और राइटिंग पे ज़्यादा, मतलब जो है लिसनिंग, रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस पे क्या किया जाता है, रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग को। इन तीनों को क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। इसके फीचर्स क्या हैं, तो ये साइलेंट रीडिंग में बढ़ावा देता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग जो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। वोकेबलरी को डेवलप किया जाता है रीडिंग के थ्रू। इसके फायदे क्या हो सकते हैं, तो रीडिंग की स्पीड बढ़ाने में ये मदद कर सकता है। कॉम्प्रिहेंशन को और बेहतर बनाने में हेल्प करता है। एक्वायरिंग नॉलेज बुक से, अगर हम बुक से नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये। लिमिटेशंस, नुकसान क्या हो सकते हैं इसके, तो कम्युनिकेशन स्किल, मतलब इसमें क्या होता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप ही रीडिंग कर रहे हैं इसलिए। इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग जो स्किल होती है वो थोड़ी वीक पड़ जाती है। ये पूरे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये सूटेबल नहीं माना जा सकता, ये वाला जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है ये। अगला मेथड आ जाता है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको। बाइलिंगुअल मेथड में मदर टंग का यूज़ किया जाता है। मदर टंग का यूज़ किया जाएगा, मदर टंग का यूज़ किया जाएगा, लेकिन यूज़ कौन करेगा, सिर्फ टीचर्स ही यूज़ करेंगी इस मदर टंग का। मतलब अपनी बात को समझाने के लिए या अपने जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो रूल है उसको समझाने के लिए टीचर सिर्फ यूज़ कर सकती है मदर टंग का। ये किसने डेवलप किया था, तो सीजे डॉडसन ने इसको डेवलप किया था। इसको, ये दोनों को यूज़ करता है, मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों ही कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो ये सिर्फ क्या एम्फेसाइज करता है, मदर टंग पे ही एम्फेसाइज करता है। इसमें यूज़ करना है स्टूडेंट को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, उसके लिए एनकरेज किया जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए, क्विक एक्सप्लेनेशन मदर टंग में दिया जाना चाहिए, ये बोला जाता है इसमें। इस जो ये क्या है बाइलिंगुअल मेथड है, इसको हम सैंडविच टेक्निक भी बोलते हैं।
सैंडविच टेक्निक क्या होता है कि जैसे अब हमने बोल दिया, पहले क्या होगा, इंग्लिश का यूज़ करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, मदर टंग का बीच में यूज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लें तो ओपन द डोर, अगर ये एग्जाम्पल है तो ये ओपन द डोर हमने क्या बोला, इंग्लिश में बोला है। फिर मदर टंग में क्या, दरवाज़ा खोलो, फिर बोल देंगे दरवाज़ा खोलो, ये हिंदी में बोला समझाने के लिए। उसके बाद फिर हम इंग्लिश में बोलेंगे कि बच्चे को अच्छे से याद हो जाए, ओपन द डोर। तो ये सैंडविच टेक्निक होता है। जैसे ये बीच में सैंडविच है, ऊपर ब्रेड लगा हुआ है, नीचे ब्रेड, तो यहाँ पे जो है ये ऊपर इंग्लिश लगी हुई है, नीचे भी इंग्लिश है, और बीच में क्या है, हमारा मदर टंग है। फायदे क्या हो सकते हैं इसके, ये सेव टाइम होता है, टाइम को बचाने में है, बचता है इससे। फियर और कंफ्यूजन दूर हो जाती है बच्चे की, अगर मदर टंग में समझा रहे हैं तो उसको ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। इंडियन क्लासरूम के लिए बहुत सूटेबल माना जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में डेवलप होती है। लिमिटेशन, नुकसान क्या हो सकते हैं, तो जो ज़्यादा, मतलब इसमें अगर टीचर जो है बहुत ज़्यादा मदर टंग का यूज़ करने लग जाए तो इंग्लिश का एक्सपोजर नहीं मिलेगा और इंग्लिश कहीं दब जाएगा। यहाँ पे सब कुछ टीचर ऊपर ही डिपेंड होता है, ट्रांसलेशन कैसे करती है या वो समझाती कैसे है, सब कुछ ही। पांचवा आ जाता है हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड, ALM इसको बोलते हैं। ये क्या है, एक पैटर्न प्रैक्टिस या ड्रिल मेथड इसको बोलते हैं। ये क्या है, पैटर्न प्रैक्टिस बोल सकते हैं, या ड्रिल से होता है, मतलब बार बार रिपीटेशन से किया जाता है। इसमें लिमिटेड फ्रेजेस होते हैं और लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये क्या है, एक बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी है। मतलब ये किसने दिया था, बिहेवियरिस्ट ने, लोगों ने दिया था। हैबिट फॉर्मेशन, मतलब आदत डालने वाली बात होती है कि हम जैसे मदर टंग को भी अगर रोज़ रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या पड़ेगी, आदत पड़ जाएगी। अगर हम इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज को भी सीखने के लिए बार बार यूज़ कर रहे हैं या बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो भी हमें ऐसे ही आ जाएगा। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं इसके, रिपीटेशन और ड्रिल, बार बार रिपीट करवाना, बार बार ड्रिल मेथड का यूज़ करवाना। इसमें क्या, मेमोराइजेशन, मतलब रट्टाफिकेशन ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। डायलॉग्स और पैटर्न प्रैक्टिस, पैटर्न मतलब बार बार पैटर्न, वही चीज़ बार बार प्रैक्टिस करवाना, वही चीज़ को बार बार बुलवाना, ये होता है इसमें। स्पीकिंग को सबसे पहले, फिर रीडिंग राइटिंग को एम्फेसाइज किया जाता है। अब टाइप ऑफ ड्रिल कैसे, किस तरह के हो सकते हैं, रिपीटेशन ड्रिल हो सकता है, सब ड्रिल हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल हो सकता है, क्वेश्चन आंसर ड्रिल हो सकता है, ये टाइप के होते हैं। इसके फायदे क्या हैं, तो इसके फायदे हैं, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है इससे, स्पीकिंग हैबिट में डेवलप होता है, और बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। लिमिटेशन, नुकसान क्या होते हैं, मैकेनिकल लर्निंग है, मतलब एक मशीन की तरह पढ़ाया जाता है इसमें। क्रिएटिविटी पे बहुत कम ही ध्यान दिया जाता है, मतलब ना के बराबर ही ध्यान दिया जाता है। रियल कम्युनिकेशन यहाँ पे लैक करती है, मतलब कम यूज होता है रियल कम्युनिकेशन का यहाँ पे। अब आ गया छठा हमारा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको हम CLT बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये क्या है, लर्नर सेंटर अप्रोच माना जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। लर्नर सेंटर अप्रोच है तो मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा कहाँ है, क्या है, यहाँ पे एक्टिव है। लर्नर सेंटर अप्रोच CLT को माना जाता है सबसे प्रोफिशिएंट जो है, ये वो है लैंग्वेज टीचिंग है, पढ़ाने का तरीका है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे फोकस किया जाता है, इस पे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेशन पे फोकस किया जाता है। इसमें गोल क्या होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का, कि रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के ही हम लैंग्वेज को सिखाते हैं। इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो कम्युनिकेशन में इसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रोल प्ले, लैंग्वेज गेम इसमें सिखाया जाता है। फ्लुएंसी मोर इम्पॉर्टेंट होती है एक्यूरेसी से, मतलब फ्लुएंट बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्यूरेट से, मतलब आप गलत भी बोल सकते हो लेकिन फ्लुएंट बोलना चाहिए। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, टीचर यहाँ पे क्या काम करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है, मतलब कहीं पे बच्चों की ज़रूरत पड़े तो वो हेल्प करता है, फैसिलिटेटर की काम करता है। यहाँ पे चाइल्ड है एक्टिव रहता है और टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है।
फायदे क्या हैं? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को बढ़ावा मिलता है इसमें, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? तो बहुत ज़्यादा जो ओवर क्राउडेड क्लासरूम है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। असेसमेंट कैन चैलेंजिंग, मतलब ये असेसमेंट के लिए नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे ज़्यादा सोच समझ के लिखेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसमें भी क्या होता है, टीचर बिल्कुल ट्रेंड टीचर की ज़रूरत पड़ती है कि वो बिल्कुल अच्छे से समझा पाए बच्चों को। अगला हो जाता है हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच, सातवां है स्ट्रक्चरल अप्रोच, जो चार्ल्स फ्राइज ने दिया था और भी बहुत सारे लोगों ने दिया था। तो इसमें क्या है, ये डायरेक्ट मेथड का ही अल्टरनेटिव माना जाता है, डायरेक्ट मेथड का ही अल्टरनेटिव है। इसमें स्ट्रक्चर का मीन क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, जैसे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स, मतलब सेंटेंस को क्या करे, ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करना ही बोलते हैं सेंटेंस अप्रोच। इसमें क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट लिख दिया पहले, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये हो जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई एम रीडिंग, तो अब इसको हम आई रीडिंग एम तो नहीं लिख सकते ना, ये क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल इसको क्या करना है, जो ग्रामर के रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखना होता है। शी इज़ रीडिंग, शी इज़ रीडिंग, ये भी क्या है, स्ट्रक्चर रूल के अकॉर्डिंग है। इसके फ़ायदे क्या हैं, तो इसमें क्या होता है कि सिस्टमैटिक वे में पढ़ाया जाना चाहिए, लिसनिंग स्पीकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए। स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिंपल से जाना चाहिए, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स की ओर जाना चाहिए। फिर अब इसके प्रिंसिपल देखें तो सिलेक्शन, ग्रेजुएशन, प्रेजेंटेशन, रिपीटेशन, ये सारे इसके प्रिंसिपल हो सकते हैं। फायदे क्या हैं इसके, तो फायदे में आता है स्ट्रॉन्ग ग्रामेटिकल फाउंडेशन, ये मतलब जो ग्रामेटिकल फाउंडेशन है, जो ग्रामर है उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। करेक्ट लैंग्वेज हैबिट, जो लैंग्वेज की हैबिट्स है उसको करेक्ट डेवलप करने में हेल्प करता है। नुकसान क्या हो सकता है इसमें, कम्युनिकेशन में भी नेग्लेक्टेड, कम्युनिकेशन को नेग्लेक्ट किया जाता है, क्रिएटिविटी बहुत कम ही होती है इसमें। अब अगला है हमारा सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच को हम क्या बोल सकते हैं, CLT भी बोल सकते हैं, मतलब सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। ये क्या है, इसमें मतलब सिचुएशन जो है रियलिटी से या रिलेट करके पढ़ाया है। क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के पढ़ाया जाता है, जो कॉन्टेक्स्ट है उसको अच्छे से समझ के पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, टीचर बेस्ड ऑन सिचुएशन, मतलब टीचर क्या करेगी, सिचुएशन बेस्ड पढ़ाएगी। इसमें क्लासरूम में सिचुएशन दे देंगे, मार्केट का सिचुएशन दे देंगे, रेलवे स्टेशन का सिचुएशन दे देंगे। तो ऐसे मतलब वो मैडम क्या बोलेगी कि तुम मार्केट में गए हो, वहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो तुम लिखो अपने लैंग्वेज में। तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड अप्रोच करवाती है। इससे क्या होता है, वोकेबलरी और स्ट्रक्चर टॉट मीनिंग में हेल्प होती है। एग्जाम्पल जैसे कि टीचर ब्रिंग अ बैग एंड से, मतलब कि टीचर ने क्या बोला, ये एक बैग दिखाया और बोलती है कि बताओ इसके बारे में लिखो, इसके बारे में लिखो और ये कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में बस लिखो। तो दिस इज़ अ बैग, द बैग इज़ ऑन टेबल, तो ये सारा मतलब बच्चा क्या करेगा, इसी को आगे आगे लिखता जाएगा बैग के ऊपर। फायदे होते हैं कि इसमें मीनिंगफुल लर्निंग होती है, कि बच्चा अपने हिसाब से सोच के अपने फ़ायदे, इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होती है। इसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, उसको सोचना पड़ रहा है, तो इसलिए क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होती है, इसमें क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होती है। इम्प्रूव रिटेंशन, मतलब बच्चे का जो मना करने का या फिर वो करने का है, तो वो चीज़ भी कम होता है। डिफ़िकल्ट टू क्रिएट ऑल सिचुएशन, मतलब ये सभी सिचुएशन में इसको बांधना मुश्किल हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर हार्ड टू टीचिंग, कॉन्क्रीट चीज़ों को ही दिखा के इसमें बोला जाता है कि मतलब मूर्त चीज़ें, कॉन्क्रीट चीज़ें
ही दिखा के बोला जा सकता है सिर्फ कि तुम ये पढ़ सकते हो, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जो इमेजिन करने वाली चीज़ें हैं, वो इसके लिए पढ़ाते टाइम डिफ़िकल्ट हो सकता है। नेचुरल अप्रोच, नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश में क्या है, तो ये किसने दिया था? सबसे पहले तो स्टेफन क्रैशन ने और ट्रेसी टेलर ने इसको दिया था, नेचुरल ऑर्डर। ये क्या है? नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन पे बेस्ड होता है, मतलब नेचुरल तरीके से ही बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, उस पे बेस है ये। इसमें लैंग्वेज लर्निंग उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जित करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाषा सीखने से। मतलब भाषा को जैसे मदर टंग को अर्जित कर लिया है, उसी तरह से लैंग्वेज जो दूसरा लैंग्वेज है उसको भी अर्जित करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है ये। एंजाइटी, लो एंजाइटी एनवायरनमेंट कम करता है। एरर करेक्शन मिनिमम, मतलब एरर जो होता है वो करेक्ट करने में हेल्प होता है। इसमें क्या होता है? फियर रिड्यूस होता है लैंग्वेज लर्निंग में। नेचुरल कम्युनिकेशन होता है। लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो सकता है, या लर्नर फ्रेंडली अप्रोच बोल सकते हैं इसको। नुकसान क्या हो सकता है? ग्रामर इसमें वीक पढ़ सकते हैं बच्चों की। प्रोग्रेस कैन बी स्लो, प्रोग्रेस क्या हो सकता है? स्लो भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्रेशन 5 हाइपोथेसिस है। क्रेशन जिन्होंने क्या दिया था, इनके 5 हाइपोथेसिस के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस दी थी। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस में एक्विजिशन मतलब नेचुरल प्रोसेस से बच्चा सीखे, लर्निंग कॉन्शियस प्रोसेस स्टडी ऑफ रूल होता है। तो इसमें क्या बोला था इन्होंने कि एक्विजिशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक्विजिशन और लर्निंग में इन्होंने क्या बोला था कि एक्विजिशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कि बच्चे को नेचुरल तरीके से सिखाया जाए, ना कि सिर्फ रटवाया जाए, उस पर रटवाने पे ध्यान ना दिया जाए। तो ये चीज़ बोली थी इन्होंने। अगला है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में क्या होता है कि नेचुरल ही तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए, जैसे पहले लिसनिंग करवाना है, फिर स्पीकिंग करवाना है, फिर रीडिंग करवाना है, फिर राइटिंग करवाना है। तो ये नेचुरल ऑर्डर से ही होना चाहिए। या फिर बच्चा पहले सिंपल चीज़ों को सीखे, उसके बाद कहा जाए कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए। नॉन से अननोन की बात भी कही गई है इसी में। मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस में क्या होता है कि मॉनिटर करके बच्चे को पढ़ाया जाए। जैसे लर्न ग्रामर अगर करना है तो उसको मॉनिटर करें या एडिट करें। करेक्ट देयर लैंग्वेज मतलब उनका क्या करें, जैसे वो बोल रहे हैं अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उसको क्या किया जाए, करेक्ट किया जाए। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई गो यस्टरडे, तो ये आई गो यस्टरडे गलत है, इसको मॉनिटर करके करेक्ट करें तो आई वेंट यस्टरडे होगा, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला हो जाता है इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस में क्या है, लर्न एक्वायर लैंग्वेज व्हेन दे रिसीव कॉम्प्रिहेंसिवली इनपुट। मतलब कि जो बच्चा जो है लर्न कर रहा है लैंग्वेज को या एक्वायर कर रहा है, उसे कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट से रिसीव करवाया जाना चाहिए। जैसे कि अब पहले जो है, पहले उसको क्या करे, टीचर को ये करवाना चाहिए कि पहले उसे जो आता है, पहले वो बच्चा जो जानता है, जैसे बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कोई चीज़ को थोड़ा बहुत जानता है, तो पढ़ाते टाइम बच्चे को +1 मेथड का यूज़ करना चाहिए कि जितना बच्चा जानता है या जितना बच्चे के पास नॉलेज है उससे +1 करके ही पढ़ाए, +1 करके ही पढ़ाए। तो ये होता है क्या, इनपुट हाइपोथेसिस। तो जैसे एग्जाम्पल दिखा दिया, तो जो बिगनर्स होते हैं उनको सिंपल इंग्लिश तो आती है, कुछ स्टोरीज भी आती है, तो उसमें क्या करें, कुछ नए वर्ड्स का ऐड करके बच्चों को पढ़ाया जाए। अगला ये लास्ट स्टेप की अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में क्या होता है कि बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग सिखाया तो जाए लेकिन इमोशनल फैक्टर के थ्रू सिखाया जाए, जिसमें एंजाइटी, फियर, लो कॉन्फिडेंस क्रिएट हाई इफेक्टिव फिल्टर। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो, इन्वॉल्व हों, तो बच्चे का क्या होगा, हाई इफेक्टिव फिल्टर डेवलप होएगा।
लो एंजाइटी होगी तो बेटर लर्निंग सीख पाएगा बच्चा। जैसे बच्चे के अंदर एंजाइटी, फियर, डर ये सब कम होगा तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा लैंग्वेज को। तो ये यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो हमारा यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।